Hello everyone. In this video, I am going to discuss section number 7 that is incorporation of company. So, हम पढ़ेंगे कि कैसे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है। तो सबसे पहले हम इसके प्रोसीडर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले कौन कौन सी स्टेप्स होती है फॉर इनकॉर्पोरेशन की। सबसे पहले आपको नाम जो नेम होता है उसको रिजर्व करना पड़ता है, रिजर्वेशन ऑफ नेम बाय फाइलिंग ई एप्लीकेशन। उसके बाद आपको एमओए और एओ को ड्राफ्ट करना, उसको साइन करना एंड उसको सबमिट करना आरओसी को। दीज डॉक्यूमेंट हैव टू बी ई फाइल्ड एंड ई स्टाम्प। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ड्राफ्ट करके साइन करना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप समझ गए। थर्ड पॉइंट आता है कंसेंट के बारे में। कंसेंट ऑफ पर्सन नॉमिनेटेड एज डायरेक्टर टू एक्ट एज अ डायरेक्टर टू बी सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली। अब डायरेक्टर का कंसेंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट डायरेक्टर का कंसेंट आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट पे आपको एक डिक्लेरेशन जो होता है स्टेट्यूटरी डिक्लेरेशन, उसको सबमिट करना होता है ऑफ कंप्लायंसेस इन अदर डिक्लेरेशन के इन अदर डिक्लेरेशन। ठीक है, उसके बाद आप पे करोगे फीस एंड अमाउंट ऑफ स्टाम्प ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिकली। आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा साइन बाय आरओसी डिजिटली, है ना। और ये फाइल डिक्लेरेशन आपको, है ना, रजिस्टर्ड ऑफिस का जो एड्रेस होता है, जो रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस होता है, उसको आपको ये भी डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा। फाइल डिक्लेरेशन अबाउट एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। अभी कुछ एक नई रिक्वायरमेंट और आ चुकी है, न्यू रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिटिंग डिक्लेरेशन दैट ऑल सब्सक्राइबर हैव पेड। आपको ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि जितने भी सब्सक्राइबर है उन्होंने पे कर चुके हैं द वैल्यू ऑफ शेयर्स अग्रीड टू बी टेकन बाय हिम। एंड साथ ही क्या करना होगा, वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस हैज टू बी फाइल्ड। आपको जो रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन है उसको भी क्या करना होगा, फाइल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो अब मैं बता देती हूँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन है जो आपको रजिस्ट्रार के पास क्या करनी है, फाइल करनी है। सबसे पहले आता है एमओए एंड एओए, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। ये किसके द्वारा साइंड होने चाहिए, ड्यूली साइंड बाय सब्सक्राइबर। सेकेंड नंबर पे आता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन किसका, डिक्लेरेशन उन सभी पर्सन का जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में इंगेज है, चाहे वो एडवोकेट हो, सीए हो, सीएमए हो, सीएस हो, बाय अ पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल। ठीक है, बाय अ पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल्स, जैसे कि डायरेक्टर, मैनेजर और सीएस। थर्ड पे आता है कि और किसका डिक्लेरेशन होना चाहिए, डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर। पहले हमने बोला था कि जो भी फॉर्मेशन में इंगेज है उसका डिक्लेरेशन। थर्ड नंबर पे आता है कि जो सब्सक्राइबर है उनका डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड पर्सन नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर। आपको क्या डिक्लेरेशन देना है, तो आपको 3 पॉइंट देखना है। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये आपका सेकंड पॉइंट और ये आपका थर्ड पॉइंट। आपको क्या डिक्लेरेशन देना है कि सब्सक्राइबर और फर्स्ट डायरेक्टर ये डिक्लेरेशन देगा कि हमने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है, नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन द फॉर्मेशन, इन द प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट। ठीक है, हैज नॉट फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड और मिसफिसेंस लास्ट 5 years। और फाइल्ड आरओसी को इंफॉर्मेशन फाइल करनी पड़ेगी कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है, कंप्लीट है एंड ट्रू है। ठीक है, ये 3 चीजें आपको लिखनी है जो आप डिक्लेरेशन सबमिट कराओगे आरओसी को सब्सक्राइबर के द्वारा और फर्स्ट डायरेक्टर के थ्रू। ठीक है, अब आता है कि, है ना, आपको क्या करना है, एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टेब्लिश। जब तक इसका रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टेब्लिश्ड होता है तब तक के लिए आप क्या करोगे, एड्रेस देना होगा आपका कॉरेस्पॉन्डेंस का। ठीक है, जहाँ पे ये है। फिर आपको पर्टिकुलर्स, अब पर्टिकुलर्स में मतलब क्या आ जाता है, नेम आ जाता है इंक्लूडिंग सरनेम्स और फैमिली नेम्स, है ना। ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ती है, रेसिडुअल एड्रेस, नेशनलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट बन जाएंगे। ये फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा, ये सिक्स्थ पॉइंट हो जाएगा और ये सेवंथ पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे एवरी सब्सक्राइबर अलोंग विथ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ पे आर्टिकल्स एज फर्स्ट डायरेक्टर अलोंग विथ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ पे डीन मतलब डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ, है ना। और यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट है ऑफ यहाँ पे मेंशन किया गया है एज फर्स्ट डायरेक्टर इन अदर फर्म्स और बॉडी कॉर्पोरेट।
ठीक है। अब हम सेकंड पे बात करते हैं इशू। अब इन सब डॉक्यूमेंट को जब आप आरओसी को सबमिट करा देते हो, फाइल करा देते हो, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होता है। इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन रजिस्ट्रेशन। जैसे रजिस्ट्रार ने क्या करे, सभी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करे, वो आपको क्या करेगा, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट इशू करेगा। ठीक है, जिसका इफेक्ट क्या होगा, प्रपोज्ड कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, कि है ना हमारी कंपनी क्या हो गई है, इनकॉर्पोरेट हो गई है अंडर दिस एक्ट। उसके बाद आपको क्या किए जाएंगे, ये सिन नंबर जो होते हैं, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ये डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होती है एवरी कंपनी की, वो आपको अलॉट किए जाते हैं। कौन करता है, रजिस्ट्रार करता है। ऑन एंड फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसी दिन से। मेंटेनेंस आपको क्या करनी पड़ती है, आपने रजिस्ट्रार के पास तो सबमिट करिए, लेकिन अपने पास भी आपको कॉपी को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, प्रिजर्व करना है। कहाँ पे, रजिस्टर्ड ऑफिस पे, ठीक है ना। तो मेंटेनेंस ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट इन इंफॉर्मेशन, ठीक है, मेंटेन एंड प्रिजर्व टिल इट्स डिसोल्यूशन अंडर दिस एक्ट, जब तक डिसोल्यूशन नहीं हो जाता तब तक। अगर हो सकता है कि अगर आप कोई गलत इंफॉर्मेशन या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन फर्निश करते हो, फर्निशिंग ऑफ इन फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, या फिर आप किसी भी मटेरियल फैक्ट को सुप्रेशन मतलब होता है छुपाते हो, एट द टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर या जब इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस हो रहा है तब, उस केस में आप है ना फ्रॉड के लिए लाइबल माने जाओगे, लाइबल फॉर एक्शन फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। लेकिन हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स और इनकरेक्ट information or representation or by suppression any material fact that is पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, तो उस केस में हमारे जो प्रोमोटर्स होंगे, जो पर्सनल नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर से, वो लायबल होंगे फॉर एक्शन ऑफ फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। ठीक है, और ऐसे केस में क्या ऑर्डर आ सकता है ट्रिब्यूनल का, हम उसकी बात करते हैं। तो देखो, वो ऐसा ऑर्डर पास करेगी जो उनको लगेगा ठीक है ना, pass such order as it may think fit for regulation of the management of the company including changes if any in its, क्या तो वो क्या करेगी, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में कुछ चेंजेस ले आएगी जो भी पब्लिक के इंटरेस्ट में होगा, इंटरेस्ट ऑफ कंपनी के इंटरेस्ट में, और इट्स मेंबर एंड क्रेडिटर्स एक्सेट्रा के जो भी इनके इंटरेस्ट में होगा, उस तरीके से वो क्या करेगी, ऑर्डर पास करेगी। चाहे वो क्या कर सकती है, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को चेंज करने का। ठीक है, सेकंड आता है कि वो क्या करेगी, जो मेंबर्स है, डायरेक्ट दैट लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर शैल बी अनलिमिटेड, या फिर वो मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है उन्हें ही वो क्या कर लेगी, अनलिमिटेड कर लेगी, क्योंकि कंपनी की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड, तो हम उन्हें क्या कर लेंगे, अनलिमिटेड। या फिर है ना, नेम जो होती है कंपनी का, डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी। जब आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराते हो तो आपके रजिस्टर में, उनके रजिस्टर में नाम आ जाता है कंपनी का, तो क्या तो वही नेम क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा कंपनी का। या फिर पास एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और पास सच अदर ऑर्डर एज इट में डीम फिट। ठीक है, तो ये कितने चीजें बताई मैंने आपको, यहाँ पे 5 पॉइंट्स बताए। कितने पॉइंट बताए, 5 पॉइंट, कि तो मेमोरेंडम या आर्टिकल को चेंज करना, या फिर सेकंड मैंने आपको क्या बताया, पहले तो मैंने आपको बताया कि तो आपको ये चेंज करना, किसको चेंज करना, मेमोरेंडम और आर्टिकल को चेंज करना। सेकंड मैंने आपको बताया कि है ना, मेंबर्स की लाइबिलिटी को अनलिमिटेड कर देना, नेम को रिमूव कर देना रजिस्टर ऑफ कंपनी से, और एक ऐसा ऑर्डर पास कर देना फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, और पास सच अदर ऑर्डर इट में डीम फिट। ठीक है, लेकिन आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर, अगर ट्रिब्यूनल के द्वारा कुछ भी ऑर्डर निकालने से पहले, ठीक है ना, कंपनी को है ना एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ऑफ बीइंग हियर्ड इन द मैटर, एंड the tribunal shall take into consideration the transaction, और ट्रिब्यूनल ये कंसिडर करेगी the transaction entered into by the company के द्वारा कौन से transactions किए जा रहे हैं, including the obligation if any contracted or payment of any liability। स्पाइस क्या है,
सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिक। एमसीए ने यहाँ पे हैज टेकन वेरियस इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ बिजनेस को कंप्लायंस इजी हो जाए, इसीलिए एमसीए ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। अब हम बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ वन पर्सन कंपनी। ओपीसी क्या होता है? सेक्शन 2 क्लोज 62 बात करता है वन पर्सन एज अ मेंबर, ठीक है ना। तो पहले हम बात करते हैं कि वन पर्सन कंपनी क्या होता है, जहाँ पे एक पर्सन क्या होता है, एज अ मेंबर होता है। ये 2 क्लोज 62 सेक्शन में है। अब देखिए, अगर आप वन पर्सन कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो तो आपको क्या कंडीशन है? ओनली अ नेचुरल पर्सन who is an Indian citizen, whether resident in India or otherwise. Resident का मतलब stay in India not less than 120 days. Shall be eligible to incorporate one person company को वो incorporate कर मतलब है ना, वो eligible होगा। और shall be a nominee for the sole member of one person company, ठीक है ना। तो वो nominee भी बन सकता है ना। Shall be a nominee for the sole member ऑफ वन पर्सन कंपनी। तो अ नेचुरल पर्सन, अब वो देखो, अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है वो आपको ध्यान रखनी है। अ नेचुरल पर्सन शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन वन ओपीसी। एक से ज्यादा ओपीसी का वो मेंबर नहीं होगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एंड द सेम पर्सन शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन वन ओपीसी। आई थिंक ये रिपीट नहीं, सॉरी, यहाँ पे नॉमिनी है। And the said person shall not be a nominee of more than one OPC, और एक ओपीसी से ज्यादा का नॉमिनी भी नहीं होगा। अब देखिए, when a natural person being a member in OPC becomes member in another such company, है ना, एक तो वो ओपीसी में मेंबर है, दूसरा वो क्या हो गया कि दूसरी कंपनी में मेंबर की डेथ या फिर इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, इनकैपेबिलिटी की वजह से अगर वो नॉमिनी बन जाता, मतलब वो नॉमिनी मेंबर बन जाता है, तो सच पर्सन शेल मीट एलिजिबल क्राइटेरिया विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड कितना दिया गया है? 180 दिन, ठीक है। नो माइनर shall become member or nominee of the OPC or can hold share with beneficial interest, ठीक है। Such company cannot be incorporated or converted into uh, under section 8 of the act, though it may be converted to private or public. OPC प्राइवेट में भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में नहीं हो सकती। अगर मैं आपको बोलूँ प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन इज गिवन, जो आपको दिया गया है रूल 6 एंड 7 ऑफ द चैप्टर 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 की केस से कन्वर्ट होती है, ये आपको यहाँ पे दिया गया है। सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट, क्या वो कैरी आउट नहीं कर सकती? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनीबडी कॉर्पोरेट। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद इन चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, सेक्शन नंबर 8 की हम बात करते हैं। सेक्शन नंबर 8 जो होता है वो बात करता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिनका ऑब्जेक्ट होता है चैरिटेबल, जिनका ऑब्जेक्ट होता है जैसे ऑफ टू प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजियन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। जो प्रॉफिट होता है ना, वो इनके ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए लगाया जाता है। एंड यहाँ पे हमने प्रोहिबिशन लिखा है, मतलब एकदम मना है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने रेस्ट्रिक्शन वर्ड का यूज नहीं करा है, यहाँ पे हमने किस वर्ड का यूज करा है? प्रोहिबिशन का। एंड प्रोहिबिटेड द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर। तो जो प्रॉफिट होगा वो कहाँ पे काम आएगा? इनके ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए, लेकिन डिविडेंड यहाँ पे क्या है? प्रोहिबिटेड है, ध्यान रखना। पावर्स क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इश्यू द लाइसेंस। लाइसेंस कौन इश्यू करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, एज इट डीम फिट, है ना। The registrar shall on an application register such person or association of person as a company under this section in the prescribed form। कुल मिला के ये है कि जो रजिस्ट्रार होता है एप्लीकेशन पर क्या करेगा? पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन की एप्लीकेशन पर वो क्या करेगा? एज अ कंपनी अंडर दिस सेक्शन आपको लाइसेंस इशू करवा देगा, ठीक है ना। पावर्स ऑफ सीजी टू इशू द लाइसेंस। फिर यहाँ पे एस जैसे कि एक लिमिटेड जो कंपनी होती है
उसी तरीके यहाँ पे भी आपको प्रिविलेज मिलती है, सच सेम प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशन एज ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। अ फर्म जो होती है वो मे बी अ मेंबर, वो मेंबर हो सकती है ऑफ द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम इन आर्टिकल को आप अल्टर कर सकते हो, तो आंसर है नो। ठीक है, शेल नॉट एल्टर एक्सेप्ट, यहाँ पे आपको एक्सेप्शन दे रखा है, विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट का जब तक आप अप्रूवल नहीं ले लेते तब तक। शेल नॉट एल्टर एक्सेप्ट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको पहले अप्रूवल लेना होता है, फिर आप कर सकते हो। Conversion into any other kind of company may convert itself into a company of any other kind only after complying with such condition। अगर आप comply कर देते हो तो आप convert हो जाओगे other kind of company में। उसके लिए आपको pass करना पड़ेगा special resolution at a general meeting for approving such conversion। अगर मैं रिवोकेशन की बात करूं कि लाइसेंस को कब रिवोक किया जाएगा, जब कंपनी कॉन्ट्रावेन करेगी एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट और द कंडीशन ऑफ दिस सेक्शन सब्जेक्ट टू विच लाइसेंस इज इशूड। अगर जिसके लिए लाइसेंस इशू करा गया है, अगर आप उससे अगर आप कंडीशंस को, आप रिक्वायरमेंट को कॉन्ट्रावेन करते हो तो आपके लाइसेंस को रिवोक कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ कंडीशन बताती हूँ। जब आपके where the affairs of the company are conducted fraudulently in violation of the object, अगर आपके ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, साइंस आर्ट कॉमर्स इनको प्रमोट करना, लेकिन अगर आप उनको वॉयलेट कर रहे हो या फिर जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं हो रहे हैं, प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, एंड ऑन रिवोकेशन द रजिस्टर्ड शेल पुट, और रिवोकेशन पर क्या होगा कि जो रजिस्ट्रार होता है ना, द रजिस्ट्रार शेल पुट लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड अगेंस्ट द कंपनी नेम इन द रजिस्टर। तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिवोकेशन में पहली चीज हम क्या कर सकते हैं, जो वहां पे हम लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगा देंगे, ठीक है ना। बट बिफोर सच रिवोकेशन वही चीज है कि आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाती है कंपनी को। द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट गिव इट अ रिटन नोटिस टू इट्स इंटेंशन टू रिवोक द लाइसेंस एंड अपॉर्चुनिटी टू बी हियर्ड इन द मैटर। और सेकंड है कि एसेंशियल इन द पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्ट दैट द कंपनी हैज, कंपनी भी वाउंड अप, कंपनी को वाउंड अप कर दिया जाए अंडर दिस एक्ट और अमालगमेट किया जाए विद अनदर कंपनी अंडर सेक्शन, अंडर दिस सेक्शन, है ना। तो वाउंड अप भी किया जा सकता है और अमालगमेटेड भी, ठीक है। एसेंशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट दैट द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर शुड बी अमालगमेटेड विथ अनदर कंपनी के साथ अमालगेट करना जो रजिस्टर्ड हुई है अंडर दिस सेक्शन एंड हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव, जिसके सिमिलर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। तो अमालगमेट का मतलब क्या होता है, एक सिंगल कंपनी फॉर्म कर देंगे, दो कंपनी एक सिंगल में हो जाएगी, ठीक है ना। सच कंस्टिट्यूशन प्रॉपर्टीज पावर राइट इंटरेस्ट अथॉरिटी के साथ। On winding up or dissolution there remains after the satisfaction of its debt, या फिर हम क्या करेंगे, वाइंडिंग अप कर देंगे, जो भी डेट होगी लाइबिलिटी है वो क्या करेंगे, असेट को सेल आउट कर देंगे, या कुल मिला के हमें क्या करना है, कंपनी को वाइंड अप कर देना है। अगर रिवोकेशन में हम ये भी कर सकते हैं, ऑन वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन दीज रिमेन आफ्टर द सेटिस्फेक्शन ऑफ इट्स डेट एंड लाइबिलिटी, और जो भी है ना डेट और लाइबिलिटी है उसको सेटिस्फाई करके, और जो भी असेट है हम उसको ट्रांसफर कर देंगे अनदर कंपनी जिसके सिमिलर ऑब्जेक्टिव है, या फिर सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज द ट्रिब्यूनल में इम्पोज और मे बी सोल्ड और प्रोसीड देयर ऑफ क्रेडिटेड टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी fund formed under section 224 of insolvency and bankruptcy code 2016, या फिर अमालगमेट कर लेना ओनली विथ अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन एंड हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव। तो वही लाइन आ रही है ना। अगर पेनल्टी क्या है, पनिशमेंट क्या है कॉन्ट्रावेंशन की, जो भी डिफॉल्ट करता है अगर कंपनी को पनिश किया जाएगा विथ फाइन वेरिंग फ्रॉम 10 लाख टू 1 करोड़, ठीक है। और डायरेक्टर एंड एवरी ऑफिसर 25,000 टू 25 लाख। एक्सेप्शन क्या है, कैन कॉल इट्स जनरल मीटिंग, ये अपनी जनरल मीटिंग को कॉल कर सकती है बाय गिविंग नोटिस, बाय गिविंग यस
अ क्लियर 14 डेज नोटिस इंस्टेड ऑफ 21 डेज की जगह 14 डेज नोटिस के थ्रू। पहला एक्सेप्शन, रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर in independent director etc does not apply or need not constitute nomination and remuneration committee and shareholders relationship committee, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है इसके। सो हमने अभी क्या क्या देखा, हमने अभी देखा सेक्शन नंबर, सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने सेक्शन नंबर 7 देखा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। उसके बाद हमने ओपीसी को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है वो देखा, और उसके बाद हमने देखा कि है ना जो सेक्शन 8 कंपनी होती है उसके बारे में देखा। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।